हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम फ्यूचर के जीकी को देखते हैं जो कि न्यूज़ देख रहा होता है, जिसमें ये बता रहा होता है कि जो लॉटरी का विनर था वो लॉटरी का प्राइज नहीं लेने आया। तभी उसके दिमाग में 2024 की मेमोरीज ऐड होने लगती हैं और वो अपने साइड से लॉटरी का टिकट निकाल के बोलता है कि फाइनली यूनसा ने मेरा विश्वास कर लिया, जिस बात पर वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ हम देखते हैं कि जीकी का इंटरव्यू बहुत ही वायरल हो गया है, पर उसके साथ ही उसकी लव लाइफ रूमर्स भी बहुत फैल गई होती है। जीकी भी अपने फोन में वही न्यूज देख रहा होता है। तभी उनसे जीकी के पास आकर बोलती है कि हमने ये टॉपिक कितनी मुश्किल से क्लोज करवाया पर ये फिर से ट्रेंड करने लगा। तो जीकी बोलता है कि तुम जो कुछ भी प्लान करोगे मैं उसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। यूनसा बोलती है मुझे बस ये जानना है कि तुम्हारे कीजी और कोको के बीच में क्या रिलेशन है। तो जीकी मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम्हें उनकी इतनी क्यों परवाह है, जिसे सुनकर यूनसा जवाब दे दे क्योंकि सारी न्यूज में उन्हीं की बातें चल रही है। तो यूनसा बोलती है कि मेरा प्लान ये है कि तुम उन्हें बुलाओगे और मैं उनसे बात करूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीकी उन दोनों को बुला लेता है और उनसे कुछ बातें कर रहा होता है और वो बोलता है कि यूनसा के आने से पहले मैं तुम दोनों को कुछ बातें बता देना चाहता हूँ जिन्हें तुम ध्यान से समझ लो। पहली बात ये, हम तीनों के बीच भी कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तुम्हें ये बात यूनसा को क्लैरिफाई करनी होगी। और दूसरी बात ये कि यूनसा के साथ तुम दोनों पूरी तरह कोऑपरेट करोगी। और आखिरी बात ये कि सिचुएशन को देखते हुए तुम दोनों हम दोनों को कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दोगे। अब यहाँ पर एक लड़की आती है जिसे देखकर जीकी हैरान हो जाता है। इसका नाम सीलिन होता है और ये बोलती है कि हमें मिले 2 साल हो गए, क्या तुम मुझे सरप्राइज नहीं हुए देखकर। और उसकी तरफ एक गिफ्ट पास करते हुए बोलती है कि ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए यूरोप से लाई हूँ। तो जीकी उस गिफ्ट को उन दोनों की तरफ पास करते हुए बोलता है कि इस लेडी को वापस में कोई गिफ्ट भिजवा देना। तभी सीलिन एक चेक निकालती है और उन दोनों को एक चेक दे देती है और वहाँ से जाने के लिए बोलती है, जिसको लेकर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं, जिसे देखकर जीकी हैरान ही रह जाता है कि सीसी और कोको वहाँ से कैसे चले गए। अब सीलिन जीकी से बोलती है कि तुम्हारे टेस्ट को क्या हो गया है, ये तो दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। जीकी बोलता है कि फिर तुम ही मुझे किसी से इंट्रोड्यूस करवा देना। इसका जवाब देते हुए सीलिन बोलती है कि आज डिनर में मैं खुद को फॉर्मली तुमसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। ये कहकर वो जीकी की क्लोज आने लगती है, पर जीकी उससे दूर हटकर दूसरी चेयर पर बैठ जाता है और वो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि तुम मेरे टाइप की लड़की नहीं हो, इसीलिए बेहतर यही है कि तुम मुझ पर अपना समय बर्बाद मत करो। तो सीलिन बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लाइक कर दूं ये मेरी प्रॉब्लम है और एक दिन तुम्हें ये रियलाइज जरूर होगा कि तुम्हारे लिए सिर्फ मैं ही परफेक्ट हूँ। और अगर तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहते हो तो एटलीस्ट मुझे अपनी असली पार्टनर से तो मिलवाओ, नहीं तो मैं इस तरह से तो गिव अप नहीं करने वाली हूँ। तो जीकी बोलता है कि मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड का ही इंतजार कर रहा हूँ। इतने में यूनसा वहाँ आ जाती है और वो बोलती है कि माफ करना, मुझे ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट हो गया। और वो जीकी के बहुत क्लोज होकर बात करती है, जिसका तो जीकी को विश्वास ही नहीं होता। और वो जीकी से बोलती है कि क्या तुम हम दोनों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी। अब वो उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है, पर वो यूनसा के बारे में पहले कुछ बोलता। इससे पहले यूनसा बोलती है कि मैं जीकी की गर्लफ्रेंड हूँ, पर सीलिन को उसकी बात का विश्वास नहीं आता और वो बोलती है कि 2 अभी गई और तीसरी यहाँ आ गई। अगर प्रिटेंड कर रहे हो तो एटलीस्ट अच्छे से तो प्रिटेंड करो। तो यूनसा बोलती है कि शायद तुम कोको और सीसी की बात कर रही हो, मैं उन्हें जानती हूँ और असल में मैंने जीकी को उन्हें बुलाने के लिए बोला था ताकि मैं उनको सब कुछ क्लियर कर सकूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी मुलाकात यहाँ पर एक और सरप्राइज गेस्ट से हो जाएगी। तभी सीलिन जीकी से बोलती है एटलीस्ट तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छे सूट तो दिलवा देने चाहिए थे। इसका जवाब देते हुए यूनसा बोलती है कि मैंने ही मना किया था क्योंकि मैं बहुत विश्वास करती हूँ सुपरस्टिशन में और मैंने ये सुना है कि किसी लिए सूट बाई करना मतलब ब्रेकअप की निशानी होती है। तभी सीलिन बोलती है कि क्या तुम भी एमयू ग्रुप में ही काम करती हो। इसका जवाब देते हुए जीकी बोलता है कि यूनसा मेरी असिस्टेंट है, पर ये नहीं चाहती कि हमारा रिलेशनशिप कंपनी में लोगों को पता चले। तो सीलिन बोलती है कि कुछ दिन में मेरे डैड मेरे आने की खुशी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मैं उसमें आने के लिए तुम दोनों को इन्वाइट करती हूँ। तो जीकी यूनसा से पूछता है कि क्या तुम्हें जाना है। यूनसा को नहीं जाना होता, फिर भी वो जीकी से बोलती है कि तुम डिसाइड करो। तो जीकी सीलिन से बोलता है कि हम दोनों जरूर आएंगे और वो यूनसा का हाथ पकड़ के वहाँ से लेकर जाता है। अब जाते हुए यूनसा जीकी से बोलती है कि ये सब क्या था और उससे अपना बैग वापस लेती। तो जीकी बोलता है कि मैं तो तुम्हारे साथ एक्टिंग ही कर रहा था। वहीं यूनसा बोलती है कि मैंने जिस एक्ट्रेस को तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हायर किया था किसी वजह से नहीं आ सकी, इसीलिए मुझे खुद आना पड़ा। तो जीकी बोलता है कि तुमने एक्टिंग अच्छी करी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि सीलिन जीसी और कोको से ज्यादा ही खतरनाक है। अब यूनसा सोशल मीडिया पे उसकी इन्फॉर्मेशन चेक करती है, जहाँ वो देखती है कि सीलिन एक वायलिनिस्ट है और उसकी 2 मिलियन फॉलोवर्स हैं और वो हिल कैपिटल की बेटी है। और वो जीकी से बोलती है एक्चुअली में तुम दोनों तो काफी अच्छे मैच हो और अगर तुम दोनों एक साथ आ जाओ तो हमें जो पीआर क्राइसिस झेलने पड़ रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो जीकी बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता इससे मेरा इंप्रेशन और खराब हो जाएगा, पहले ही मैं 2 लड़कियों को डेट कर रहा हूँ और अब एक तीसरी भी आ गई है। तो यूनसा बोलती है कि हाँ तुम बोल तो ठीक रहे हो। तो जीकी बोलता है कि तुम पीआर डिपार्टमेंट की हेड हो और ये प्रॉब्लम तुम्हें ही सॉल्व करनी होगी और मैंने ये इन्विटेशन एक्सेप्ट किया है क्योंकि। तभी यूनसा बोलती है कि इसलिए क्योंकि तुम चाहते हो कि हिल कैपिटल तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करे। जीकी कहता है हाँ। यूनसा बोलती है कि मैं बस तुम्हारी इसी बार मदद कर रही
नहीं हूँ। जीकी ये बात सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें पार्टी में जाने के लिए ड्रेस भी चाहिए, पर वो तुम्हारे लिए कंपनी की तरफ से फ्री होगा। अब वो यूनसिया के साथ ड्रेस खरीदने के लिए आ जाता है। अब बहुत सारी ड्रेस खरीदने के बाद यूनसिया जब एक ड्रेस पहन के आती है तो वो जीकी को बहुत पसंद आता है। अब जीकी यूनसिया को मिरर में दिखाने लगता है कि ये ड्रेस वाकई में तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। तभी वो स्टाफ मेंबर बोलती है कि ये हील्स भी आप पर बहुत अच्छी लग रही हैं। तभी जीकी को याद आता है कि यूनसिया ने आज ही सीलन को बोला है किसी को शूज गिफ्ट करना ब्रेकअप को इम्प्लाई करता है, और वो बोलता है कि इस ड्रेस के साथ तुम्हारे स्नीकर्स बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। पर यूनसिया इंसिस्ट करती है कि उसको यही हाई हील्स चाहिए, जिसका जवाब देते हुए जीकी बोलता है कि कंपनी के पास बस तुम्हारी ड्रेस को फंड करने के लिए पैसे हैं। और वो यूनसिया को उठाकर सोफे पे बिठा देता है और खुद ही वो स्नीकर्स वो यूनसिया को पहनाने लगता है और बोलता है कि ये इस ड्रेस के साथ काफी अच्छे लग रहे हैं। अब वो यूनसिया को लेकर सीलन की पार्टी में आ जाता है, जहाँ यूनसिया को अपनी शूज की वजह से थोड़ा एम्बेरसमेंट फील होता है। अब सीलन इन दोनों को साथ आता हुआ देखती है, जिसको देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। अब अपनी परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद वो जीकी और यूनसिया से मिलने के लिए उनके पास आती है, जहाँ पर जीकी उसे एक वाइन की बोतल देकर बोलता है कि ये यूनसिया ने स्पेशली तुम्हारे लिए खरीदी है, जिसको एक्सेप्ट करते हुए सीलन उसको थैंक्स बोलती है। तभी सीलन यूनसिया से बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ केक काटना पसंद करोगी। अब यूनसिया उसका जवाब देती, इससे पहले ही जीकी बोलता है कि यूनसिया को बेल फ्लावर से एलर्जी है, इसीलिए वो तुम्हारे साथ केक नहीं कट कर सकती। अब पार्टी में जितने भी लोग होते हैं वो लोग यूनसिया को देखकर बातें करने लगते हैं कि ये तो जीकी की असिस्टेंट थी और इसने जीकी को फंसा लिया है, जो सुनकर यूनसिया को बहुत बुरा लगता है और जिसे सुनकर जीकी को भी अच्छा नहीं लगता। और वो बोलता है कि आप लोग ये बोल रहे हो ना कि मैं यूनसिया के साथ क्यों हूँ, पर आप लोगों को तो ये पूछना चाहिए कि यूनसिया मेरे साथ क्यों है और इतनी अच्छी लड़की ने मुझे क्यों चूज किया। और जहाँ तक रही बात मेरे पास एक अच्छे बैकग्राउंड के अलावा और है ही क्या, और तुम सब ये कह रहे हो कि यूनसिया ने पैसों की खातिर मुझे चूज किया है। क्या यूनसिया जीकी को रोकने का ट्राई करती है, पर जीकी उसकी बात नहीं सुनता और बोलता है कि तुम लोगों के पास जो कुछ भी है वो तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से है। क्या तुम लोगों ने खुद की मेहनत से एक पैसा भी कमाया है? और यूनसिया ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कमाया है खुद की मेहनत से कमाया है, और तुम लोगों के पास उसको जज करने का कोई भी अधिकार नहीं है। और मैंने इसको बहुत मुश्किल से चेस किया है, और अगर तुम लोगों की बात सुनकर इसने मुझे छोड़ दिया तो मैं भला किसको ब्लेम करूंगा। और वो बोलता है कि आज इस इवेंट पे मैं आप सबको अपनी गर्लफ्रेंड से फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, और ये मेरी गर्लफ्रेंड यूनसिया है। उसकी बातें सुनकर तो यूनसिया बिल्कुल हैरान ही हो जाती है। तभी जीकी सीलन से बोलता है कि तुम्हारी पार्टी हमारी वजह से खराब हुई, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, और हम तुम्हारी केक कटिंग सेरेमनी भी अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहते हैं। और वो यूनसिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर जीकी यूनसिया से बोलता है कि आज मैंने जो कुछ भी कहा दिल से कहा, और वो बोलता है कि आज जो कुछ भी और पास्ट में भी जो कुछ हुआ मैं उसके लिए तुमसे सॉरी बोलता हूँ। तो यूनसिया बोलती है कि पास्ट में जो कुछ भी होना था वो हो गया है, और वैसे भी प्रेजेंट में रहना ज्यादा जरूरी है। अब सीलिन के फादर उस पार्टी में आ जाते हैं, जिसे देखकर यूनसिया बोलती है कि ये सेकुन है ना, हिल कैपिटल के चेयरमैन, जिसकी वजह से तुमने ये पार्टी अटेंड करी। तो जीकी बोलता है हाँ, और वो बोलता है कि मैं सीकुन से बात करने जा रहा हूँ, तुम मेरा थोड़ी देर यही इंतजार करो। जहाँ वो पार्टी में आ जाता है और वो सीकुन से बोलता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और वो दोनों अलग चले जाते हैं। यहाँ यूनसिया को अकेला देखकर सीलन उसके पास आती है और बोलती है कि मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं जीकी को लाइक करती हूँ, और आज तक मैंने जिस चीज की भी विश करी है वो आखिर तक मुझे मिल ही गई है, और वैसे भी तुम दोनों की अभी तक शादी भी नहीं हुई है, तो मुझे पूरा राइट है जीकी को चेस करने का। यूनसिया कहती है कि मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब यूनसिया के पास वही फ्यूचर के जीकी का कॉल आता है, पर वो पहले कुछ बोल पाता है इससे पहले यूनसिया बोलती है कि तुम कुछ बोलो इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो जीकी बोलता है हाँ। तो वो बोलती है कि पिछली बार तुमने मुझे कहीं जाने के लिए मना किया था, क्या वो जगह ऐसी जहाँ मुझे कुछ हो सकता है? तो यूनसिया बोलती है कि वो जगह कौन सी है, जिसका जवाब देते हुए जीकी बोलता है कि 31 दिसंबर 2024 लेक साइड होटल। ये सुनकर यूनसिया बोलती है कि मैं तो अभी वही हूँ, जिसे सुनकर जीकी भी थोड़ा घबरा जाता है, और वो यूनसिया से कहता है कि तुम्हें फौरन उस जगह से निकलना होगा। और जीकी बोलता है कि तुम्हारी डेथ इस फोन से ही रिलेटेड है, तो तुम्हें किसी को इस फोन के बारे में नहीं बताना है। या हम दूसरे सीन में सीकुन और जीकी को साथ देखते हैं, जहाँ वो किसी बिजनेस डील के बारे में बात कर रहे होते हैं। वही सीकुन बोलता है कि मैं तुम्हारे डैड का बहुत पुराना दोस्त हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बिजनेस में फंड करूंगा। वही दूसरी तरफ यूनसिया उस होटल से बाहर जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाती है, और वहाँ पर वो जीकी को मैसेज करती है कि मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। अब यूनसिया कार के अंदर बैठी होती है, तभी उसकी नजर बाहर पड़ती है एक आदमी पर, जो कि छुपते छुपाते अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, और ये कोई और नहीं बल्कि जोवे होता है। उसको देखकर यूनसिया छुप जाती है और देखती है कि वो होटल में जाने की कोशिश कर रहा होता है। उसको देख के यूनसिया परेशान हो जाती है और बार बार जीकी को कॉल करती है, पर जीकी उसका फोन नहीं उठाता है, जिसे देखकर यूनसिया और परेशान हो जाती है। और वो खुद से बोलती है कि जोवे यहाँ पर जरूर जीकी के लिए ही आया है। यहाँ वो पुराने फोन को उसी कार में रख देती है और होटल के अंदर चली जाती है जीकी को ढूंढने के लिए। अब वो पार्टी में घुसते ही सीकुन को देखती है, जिसके पास जाकर वो पूछती है कि क्या आपने जीकी को देखा है? तो सीकुन बोलता है कि हाँ, वो तो अभी अभी बाहर ही गया है। यह सुनकर यूनसिया भी तुरंत बाहर चली जाती है जीकी को ढूंढने के लिए। वहीं यूनसिया जीकी को ढूंढते हुए होटल
के बाहर आती है जहाँ वो उसको परेशान होकर ढूंढ रही होती है, पर जोवे उसको दूर से ही देख लेता है और उसको बेहोश करके वहाँ से लेकर जाता है, पर युनचा का बैग वहीं गिर जाता है। दूसरी तरफ जीकी भी युनचा को ढूंढ रहा होता है और उसको बार बार कॉल कर रहा होता है, पर युनचा उसका फोन नहीं उठा रही होती है। ये सुनकर वो भी परेशान हो जाता है। वहीं हम जोवई को देखते हैं जो कि युनचा को एक पूल साइड पर लेकर आता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें मारने के लिए तुम मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये सब जीकी की वजह से हो रहा है, उसी की वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। ये कहकर जोवई युनचा को पूल में फेंक देता है और वह जल्दी से आकर युनचा का बैग भी उठाकर वहाँ से लेकर जाता है। जीकी को देखते हैं जिसके माइंड में फिर से वही पास की मेमोरीज सारी रिपीट होने लगती हैं और वो भाग के घर से बाहर जाता है, जहाँ वह रास्ते में सिंगनैन और नीनिंग से टकरा जाता है। तो ये दोनों उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिसका जवाब देते हुए जीकी बोलता है कि मैं युनचा के पास जा रहा हूँ। तो वो दोनों उसको जाने से रोकते हैं और बोलते हैं कि युनचा की डेथ को 1 साल हो गया है। ये बात सुनकर जीकी बिल्कुल हैरान ही रह जाता है। तो नीनिंग बोलती है कि युनचा को मरे हुए 1 साल हो गया, तुम कब इस सदमे से बाहर आओगे। जो सुनकर जीकी पूछता है कि युनचा की डेथ कब हुई, तो नीनिंग जवाब देते हुए बोलती है कि 22 मार्च 2024 को युनचा की डेथ हो गई थी, उसे उसके घर में ही मार दिया गया था। ये सुनते ही अब जीकी को याद आने लगता है कि इसी दिन को जब वह युनचा को उसके घर छोड़ने गया था, तो युनचा को उसी के घर में किसी ने मार दिया था। याद आते ही जीकी खुद से कहता है कि कैसे हो सकता है, उसकी डेथ का टाइम बदल गया है और इतना कुछ करने के बाद भी युनचा की डेथ हो गई है। वह बहुत कंफ्यूज हो जाता है, फिर फोन में टाइम देखता है और जिसको देखते हुए बोलता है कि मेरे पास अभी भी 2 घंटे है युनचा को बचाने के लिए। वहीं अब हम प्रेजेंट सीन में आते हैं, जहाँ होश आते ही युनचा खुद को हॉस्पिटल में पाती है, जिसे जीकी यहाँ पर लेके आया होता है। वहीं इतने में नीनिंग भी वहाँ आ जाती है और युनचा से पूछती है कि अब तुम कैसा फील कर रही हो। तो युनचा बोलती है कि मैं अब बेहतर फील कर रही हूँ और फिर युनचा से बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है और युनचा को वो वही वीडियो दिखाती है जिसमें जीकी उसे ढूंढता हुआ पूल साइड पहुँचता है और जैसे वो युनचा को पानी के अंदर देखता है, वह बिना कुछ सोचे समझे पूल के अंदर कूद जाता है उसको बचाने के लिए। अब जैसे युनचा ये वीडियो देख लेती है तो नीनिंग उसे पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई। तो युनचा बोलती है कि बकवास है। तो नीनिंग उसे बोलती है कि बकवास है तो फिर तुम इतनी एम्बैरेस क्यों हो रही हो। तभी जीकी उसके पास आता है और बोलता है कि तुमने युनचा को ऐसा क्या दिखाया, और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता चला कि युनचा को पूल में किसने धक्का दिया था। तो नीनिंग बोलती है कि किसी ने सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया है, पर हम उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी युनचा बोलती है कि इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, ये सब जरूर जोवई ने किया होगा। अब जोवई का नाम सुनकर वो थोड़ा हैरान रह जाते हैं। तो युनचा बताती है कि जब मैं होटल से बाहर जा रही थी तब मैंने जोवई को होटल के पीछे वाले दरवाजे पर देखा था, जहाँ वो होटल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। तो जीकी पूछता है कि फिर क्या हुआ। तो युनचा बोलती है कि मैंने तुम्हें कॉल किया पर तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई और मुझे डर था कि कहीं वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए ही तो नहीं आया है, और इसीलिए मैं तुम्हें ये बात बताने के लिए होटल में दोबारा आई थी। फिर युनचा पूछती है लेकिन तुमने मुझे कैसे ढूंढा। तो जीकी बोलता है कि तुम्हारा मैसेज पढ़ के मैं भी जाने वाला था, पर गार्ड ने मुझे बताया कि उसने तुम्हें पार्किंग एरिया में देखा है और उसने मुझे बताया कि वो जाने वाली थी लेकिन वो वापस होटल में आ गई थी। ये सुनकर जीकी युनचा को ढूंढते हुए पूल साइड आ जाता है और बोलता है कि मैंने फिर तुम्हारा वही ड्रेस का टैग देखा जो तुमने मुझे निकालने से मना कर दिया था और मैंने बस ऐसे ही तुम्हें ढूंढ लिया। तभी युनचा को याद आता है कि उसने अपना फोन तो जीकी की कार में ही छोड़ दिया है और वो यह सोचकर परेशान हो जाती है और वो जीकी से पूछती है कि तुम अपनी कार लेने के लिए लेक साइड होटल में कब जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहती हूँ। ये सुनकर जीकी उसे इनकार कर देता है और अपनी कार लाने की जिम्मेदारी भी नीनिंग को दे देता है, जहाँ से नीनिंग अब चली जाती है। अब जैसे नीनिंग बाहर आती है, जहाँ पार्किंग एरिया के पास सिंगनैन खड़ा होता है और नीनिंग के आते ही उससे बोलता है कि तुमने फिर से मेरा पार्किंग एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। तभी नीनिंग सिंगनैन को जीकी की कार किस देते हुए बोलती है कि जीकी ने तुम्हें उसकी कार लाने के लिए बोला है, और फिर नीनिंग सिंगनैन के ही कार में बैठ जाती है, जिसे देखकर सिंगनैन उससे बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये मेरी कार है और तुम जल्दी से बाहर आओ। पर नीनिंग उससे बोलती है कि तुम जल्दी से जीकी की कार वापस लेकर आओ लेक साइड होटल से, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब सिंगनैन जब लेक साइड होटल से जीकी की कार वापस लेके जाने ही वाला होता है, तभी युनचा के फोन पर एक कॉल आती है जिसे वो उठा लेता है। अब सिंगनैन ये कॉल उठा लेता है पर आगे से कोई भी जवाब नहीं देता है। दूसरी तरफ हम जीकी और युनचा को देखते हैं, जहाँ युनचा जीकी को बाय करके घर के अंदर चली जाती है। तभी फिर से अचानक से युनचा अपने घर का दरवाजा खोलती है और जीकी भी पीछे मुड़ के उससे बोलता है, क्या तुम जब होटल में वापस आई थी तो तुम्हें डर नहीं लगा था। तो युनचा बोलती है कि हाँ, मुझे बहुत डर लगा था। तो जीकी बोलता है, फिर तुम क्यों वापस आई। तो जीकी बोलती है, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी और मुझे इस बात का डर था कि तुम किसी खतरे में ना पड़ जाओ।
तभी जीकी के पास सिंगनन की कॉल आती है, जहाँ सिंगनन जीकी से बोलता है कि युनचा के दोस्त की कॉल आई है और उसने युनचा को घर के अंदर जाने से मना किया है। इतने में जीकी युनचा के पीछे किसी परछाई को देखता है और जल्दी से युनचा को बाहर खींच लेता है और उससे बोलता है कि तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो। अब वो उसके घर में जाकर देखता है और बालकनी पर भी आता है, पर उसे कोई नहीं मिलता। अब युनचा जीकी से बोलती है कि कहीं ये जोवई तो नहीं था। तो जीकी बोलता है कि ये कोई भी हो, लेकिन अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, इस जगह पर तुम्हारी जान को खतरा है। अब जीकी युनचा को अपने घर पर लेकर आ जाता है, जहाँ वो दोनों जीकी के घर के सामने खड़े होते हैं, जहाँ युनचा जीकी से बोलती है कि क्या तुम मुझे अपने घर में रहने के लिए बोल रहे हो। तो जीकी बोलता है कि सब कुछ इतना जल्दी हुआ और मेरे पास घर ढूंढने के लिए भी टाइम नहीं था और मैं हर जगह तुम्हें जल्द से जल्द बताने के लिए भी नहीं आ सकता, इसीलिए तुम्हारी सेफ्टी को देखते हुए तुम्हारा यही रहना सबसे बेहतर है। तो युनचा जीकी की बात मान जाती है। इतने में ही सिंगनन वहाँ गाड़ी लेकर आ जाता है। वहीं युनचा जल्दी से अपना फोन गाड़ी से ले लेती है और सिंगनन को बोलती है कि वार्न करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम टाइम पर फोन नहीं करते तो आज पता नहीं क्या हो जाता। तो सिंगनन बोलता है कि थैंक्स, तुम्हें अपने दोस्त को बोलना चाहिए। ये सुनकर युनचा उससे पूछती है कि उसने क्या कहा था। तो अब सिंगनन को याद आता है कि जैसे उसने कॉल उठाई थी दूसरे साइड से, तो जीकी ने बोला था कि युनचा तुम अपने घर पर मत जाना, वहाँ तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इसका जवाब देते हुए सिंगनन बोलता है कि तुम कौन हो। तो जीकी उससे बोलता है कि तुम जल्दी से युनचा को इस बारे में कॉल करके बताओ, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम अभी तक वर्जिन हो। तभी जीकी युनचा से बोलता है कि तुम बैग्स लेके अंदर जाओ और उसके जाते ही जीकी सिंगनन से पूछता है कि ये कौन सा दोस्त है युनचा का। तो सिंगनन बोलता है कि मुझे कैसे पता होगा। अब वो भी घर में आ जाता है। तभी युनचा जीकी के पास आकर उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास मेकअप रिमूवर है। तो जीकी बोलता है कि मेरे पास यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है। जिसे सुनकर युनचा उससे पूछती है कि फिर सीसी और कोको का क्या। जिसका जवाब देते हुए जीकी बोलता है कि वो दोनों तो प्रोफेशनल एक्टर्स थी जिन्हें मैंने जोवई से डील करने के लिए हायर किया था, और तुम मेरी बात पे यकीन करो वो कभी भी यहाँ नहीं आई है। तो युनचा बोलती है कोई बात नहीं, मैं किसी से यहाँ पर डिलीवर करवा लेती हूँ। तभी जीकी सिंगनन को कॉल करता है और उसे बोलता है कि अब मैं और युनचा एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो क्या तुम मुझे कोई एडवाइस नहीं दोगे। ये सुनकर सिंगनन उसे बोलता है कि क्या तुमने आधी रात को मुझे इसलिए कॉल करी है। तो जीकी बोलता है कि हाँ, मैं और किस लिए तुम्हें कॉल करूंगा। तो सिंगनन उसे बोलता है कि तुम्हारी दोस्त मुझे आधे रास्ते में सुनसान सड़क पर छोड़ के चली गई है और मेरी कार का पेट्रोल भी खत्म हो गया है। क्या तुम्हें मेरे बारे में नहीं पूछना चाहिए, और तुम्हें तो बस अपने और युनचा के बारे में ही पड़ी हुई है, तुम्हें अपनी दोस्त की कोई भी चिंता नहीं है। ये कहकर वो फोन काट देता है। जीकी उससे दोबारा कॉल करता है तो सिंगनन उससे बोलता है कि मैं सच में बहुत गुस्सा हूँ और अभी मेरा तुमसे बात करने का कोई भी इरादा नहीं है। तो जीकी उससे बोलता है कि लास्ट टाइम तुमने मुझे कुछ ट्रिक्स बताई थी जिससे शायद युनचा मुझे पसंद करने लगे, क्या तुम उन्हें रिपीट कर सकते हो, और अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं किसी को तुम्हें पिक करने के लिए भी सेंड कर दूंगा। सिंगनन को ये सुनकर और भी गुस्सा आता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तो जीकी बोलता है कि फिर ठीक है, मैं ऑनलाइन सर्च कर लूंगा तुम्हारी आईडी से। ये सुनकर सिंगनन उसे बोलता है अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें, हम दोस्त हैं तो हम इतनी छोटी सी बात पे तो एक दूसरे से नाराज नहीं हो सकते हैं। और वो उससे बोलता है कि तुम आहिस्ता से युनचा के पास जाना और आहिस्ता से तुम उसके कान के पास फूंक मारना, और आखिर में ये सब करके तुम उससे पूछना कि क्या तुम्हें अच्छा लगा। असल में ये सारी बातें नीनिंग जब सिंगनन से फ्लर्ट कर रही होती है तो उसने किया होता है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद जीकी युनचा के पास जाता है, लेकिन युनचा उसको अचानक पीछे से देखकर शॉक हो जाती है और उसके हाथ से वो अंडा नीचे गिरकर टूट जाता है। अब युनचा जब ये साफ करने लगती है तब जीकी युनचा के पास आता है और उसके कान में फूंक मारने लगता है, और युनचा फिर से शॉक हो जाती है कि आखिर जीकी ये कर क्या रहा है। अब जीकी उससे पूछने ही वाला होता है कि क्या तुम्हें अच्छा लगा। तभी युनचा उससे बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, और वो उससे गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी वजह से फ्लोर गंदा हुआ है तो तुम ही इसे साफ करो, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब जीकी भी ये देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या मैंने इस ट्रिक को करने में कोई गलती कर दी है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युनचा और जीकी एक साथ डिनर टेबल पर बैठे होते हैं, जहाँ जीकी उसको देखकर सोच रहा होता है कि क्या युनचा अभी भी उस पर गुस्सा है। वही युनचा ये सोच रही होती है कि जीकी उसे घूरे ही क्यों जा रहा है। अब जीकी युनचा से बोलता है कि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे किसी के लिए डिनर बनाया है तो मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं कर सका। तो युनचा उससे बोलती है कि ये तुम मुझे दूसरी बार बता रहे हो कि तुम्हारे घर पर रुकने वाली मैं पहली इंसान हूँ। ये सुनकर जीकी को फिर से पास की मेमोरीज याद आने लगती है।
जहाँ युनचा उसके पास आकर बोलती है कि क्या मैं आज आपके घर पर रुक सकती हूँ, क्योंकि कर्ज लेने वाले मेरे घर के सामने खड़े हैं। जहाँ जीकी युनचा को रुकने की परमिशन दे देता है तो जीकी बोलता है कि पहली नहीं बल्कि बस तुम ही रही हो। ये बात सुनकर युनचा थोड़ा हैरान होती है। अब वो दोनों डिनर करने लगते हैं, जहाँ जीकी को फिर से याद आता है कि जब युनचा उसके घर पे रुकी थी तब वो उसके लिए ऐसे ही अक्सर नूडल्स बनाया करती थी। जहाँ युनचा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार उसके घर पर रुकी है और वो उसके लिए कीज भी बाहर मेल बॉक्स के अंदर रख देता था ताकि वो आराम से आ जा सके। वही प्रेजेंट में युनचा जीकी को थैंक्स बोलती है तो जीकी बोलता है कि इसमें थैंक्स की क्या बात, ये बस नूडल का एक बाउल ही तो है। तो युनचा बोलती है कि मैं तुम्हें इसलिए थैंक्स नहीं कर रही हूँ बल्कि इसलिए कि तुमने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है। जो सुनकर जीकी के फेस पे थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। अब रात को जीकी सावन लेते हुए सिंगन की बताई हुई ट्रिक्स को प्रैक्टिस कर रहा होता है, जो कि उसे खुद से ही बहुत अजीब लग रही होती है और वो बोलता है कि मुझे सिंगन पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। अब जब वो सावन लेकर आ जाता है तो जीकी के पास नीनी का मैसेज आता है, जहाँ वो उसे बोलती है कि डाटा रिकवर हो गया है और युनचा को पूल पे धक्का देने वाला और कोई नहीं बल्कि जोवई ही था। और साथ ही उसने वो सीसीटीवी फुटेज भी भेजी होती है जो कि जोवई देख रहा होता है। तभी नीनी का फिर से मैसेज आता है और वो बोलती है कि जोवई ने होटल में एक प्राइवेट रूम भी बुक किया था जहाँ उससे कोई मिलने आने वाला था और वह वहाँ पर उस इंसान का वेट भी कर रहा था, लेकिन वो इंसान वहाँ उसे मिलने के लिए नहीं आया। जहाँ जीकी खुद से बोलता है कि जोवई युनचा पर 2 बार अटैक कर चुका है, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। और हम फ्यूचर के बाद जीकी को देखते हैं जिसके घर पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आई होती है और वो जीकी से बोलते हैं कि युनचा की डेथ में आप भी एक सस्पेक्ट है और आप भी इन्वॉल्व हो सकते हैं उसकी डेथ में, इसलिए तुम्हें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना पड़ेगा। और पुलिस जीकी के घर की छानबीन करती है, जहाँ जीकी खुद से ही सोचता है कि डुअल स्पेस फोन की वजह से युनचा की चॉइसेस चेंज हो गई हैं, जिससे अब फ्यूचर भी अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। वही जीकी के घर से ब्लड के ट्रेसेस मिल जाते हैं, जहाँ वो खुद से बोलता है कि अब तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मैं भी एक सस्पेक्ट हूँ और मुझे पुलिस के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि 2024 वाला जीकी युनचा को बचा सके। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि युनचा जब ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर आती है तो जीकी पहले से ही वहाँ खड़ा होता है और बोलता है कि अब से मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ, और उसके लिए कार का गेट भी खोलता है। तो युनचा बोलती है कि कोई भी बॉस अपने एम्प्लॉय के लिए ड्राइव नहीं करता है। जीकी बोलता है कि अब हम सिंपल बॉस और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में नहीं है। तो युनचा बोलती है हम तो सीलन के लिए बस एक्टिंग कर रहे हैं ना। तो जीकी बोलता है कि मैं तो हाउसमेट्स के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा था और तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो। तो युनचा बोलती है कि मैं तो नर्वस नहीं हूँ। तो जीकी बोलता है फिर तुम कार में बैठ जाओ, और फिर युनचा कार में बैठ जाती है। तो युनचा गाड़ी में बैठ जाती है और जीकी उसे वहाँ से लेकर जाता है। अब युनचा और जीकी लेक साइड होटल आते हैं तो जीकी युनचा से बोलता है कि तुम यहाँ आकर क्या करने की कोशिश कर रही हो। तो युनचा जीकी से बोलती है कि मुझे पता है कि तुम इस बात से परेशान हो, अगर मैं इस जगह पर वापस आऊंगी तो कहीं मुझे वो ट्रॉमा रिपीट ना होने लगे, लेकिन मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हें भी नहीं डरना चाहिए। और लोग अक्सर कहते हैं कि इंसान को वहीं से उठना चाहिए जहाँ वो गिरा है, और एक बार मैंने स्विमिंग सीख ली तो इस पूल को छोड़ो, मैं यहाँ से भी बहुत दूर जा सकती हूँ। तो जीकी बोलता है कि क्या तुम यहाँ स्विमिंग सीखने आई हो। तो युनचा बोलती हाँ, और अभी भी क्राइसिस हमारा खत्म नहीं हुआ है, जोवई अभी भी अरेस्ट नहीं हुआ है, और इसी वजह से मैं कुछ सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखना चाहती हूँ और शुरुआत में स्विमिंग से करूंगी, और इसीलिए मैंने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर भी हायर किया है। तो जीकी पूछता है कि तुम्हारा इंस्ट्रक्टर लड़का है या लड़की। युनचा बोलती है कि लड़का है। ये सुनकर जीकी को अच्छा नहीं लगता, तो वो युनचा से बोलता है कि अब से तुम मुझे इंस्ट्रक्टर वही बुलाओगी, और ये सुनकर युनचा मुस्कुराने लगती है। अब जीकी युनचा को स्विमिंग सिखाने लगता है, जहाँ वो दोनों काफी एंजॉय भी कर रहे होते हैं। अब कुछ देर बाद हम जीकी और युनचा को देखते हैं जो कि वहीं बैठ जाते हैं, जहाँ एक फोटोग्राफर इनकी फोटो खींच लेता है, जिसे देखकर जीकी बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो लड़का बोलता है कि मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, और क्योंकि तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने तुम्हारी एक फोटो खींच ली। और वो बोलता है कि आप दोनों हमारी शॉप के लिए क्या एक वेडिंग पोर्ट्रेट बनवाना पसंद करेंगे। अब युनचा मनाही करने वाली होती है कि वो दोनों कपल नहीं है, तभी जीकी हाँ बोल देता है। तो युनचा जीकी से बोलती है कि तुम यहाँ क्या करना चाहते हो, क्योंकि ये होटल सीलेन की ही कंपनी का है, तो हमें यहाँ पे और अच्छे से एक्टिंग करनी चाहिए। अब जीकी और युनचा कहीं जा रहे होते हैं, तभी सीलन उन्हें रास्ते में मिल जाती है, और वो बोलते हैं कि तुम दोनों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम दोनों यहाँ आ रहे हो। तो जीकी बोलता है कि हम दोनों यहाँ पर डेट पर आए हैं और हम कुछ टाइम अकेले ही स्पेंड करना चाहते हैं। तो सीलन बोलती है कि क्यों ना तुम दोनों दोपहर की टी मेरे साथ पियो। तो जीकी बोलता है कि हम दोनों एक कपल फोटोशूट करवा रहे हैं जहाँ पर हमें जाना है। तभी उनसे उसके साथ बोलती है कि क्योंकि जीकी ऐसा करना चाहता था इसीलिए उसने एक वेडिंग फोटोग्राफर भी बुक कर लिया है। तो सीलन बोलती है किसी भी रिलेशनशिप की शुरुआत में ऐसा ही होता
बोलता है और मैं माइंड नहीं करूंगी क्योंकि एंड में तो सब कुछ मेरा ही होना है। तभी सीलियन इनसे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ रूम बुक करवा देती हूँ और साथ में टीवी अरेंज कर दूंगी, तुम दोनों अच्छे से यहाँ पर एंजॉय करना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब यूनचा जीकी को यहाँ से चलने के लिए कहती है तो जीकी मुस्कुराकर उससे पूछता है क्या तुम जेलस हो रही हो? तो यूनचा बोलती है कि भला मैं क्यों जेलस होंगी। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों अपना फोटोशूट करवाते हैं जहाँ वो दोनों ही बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। तो फोटोशूट के बाद यूनचा अपनी फोटोज देख रही होती है। वही उसे फोटोग्राफर कहता है कि आप मुझे अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दें और मैं फोटोज एडिट करने के बाद आपको कोरियर करवा दूंगा। तो यूनचा उसे एड्रेस सेंड कर देती है। अब ये दोनों रूम पर आ जाते हैं और होटल रूम की डेकोरेशन देख के ये दोनों ही हैरान होते हैं। तो यूनचा जीकी से पूछती है कि क्या हम वाकई यहाँ रुकने वाले हैं? तो जीकी बोलता है हाँ, मैंने इसके पैसे दिए हैं। और जीकी इसी बात को लेकर यूनचा को परेशान करने लगता है। तो यूनचा उसको गुस्से से देखने लगती है। तभी जीकी बोलता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। और वो ब्लैंकेट उठाते हुए बोलता है कि मैं आज रात काउच पर ही सो जाऊंगा। तभी उनका डोर नॉक होता है और यूनचा गेट खोलती है तो सीलन स्टाफ के साथ बाहर खड़ी होती है, जहाँ सीलन यूनचा से बोलती है कि मैंने हेडसेट से स्पेशल रिक्वेस्ट पर तुम दोनों के लिए ये कपल सेट मेन्यू बनवाया है। तो यूनचा उसको थैंक्स बोलती है। वहीं सीलन काउच पर ब्लैंकेट देख लेती है और पूछती है कि क्या तुम दोनों कपल होने के बावजूद भी अलग अलग सोओगे? तभी वहाँ पे जीकी भी बाथरूम में आ जाता है और वो बोलता है कि यूनचा काउच पर बैठकर फिल्म देख रही थी और मुझे डर था कहीं उसे ठंड ना लग जाए, इसलिए हमने ब्लैंकेट वहीं रख दी। और वो सीलन से बोलता है कि ये सब करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर हम दोनों पहले ही खाना खा चुके हैं। तभी सीलन उन दोनों से बोलती है क्यों ना तुम दोनों मुझे इनवाइट करो और रूम में घुसने का ट्राई करती है, पर जीकी ये बोलकर कि हम ये नहीं खा रहे गेट बंद कर देता है। तभी यूनचा जीकी को देखकर बोलती है कि तुम ऐसी ड्रेस पहन के बाहर कैसे आ सकते हो? तो जीकी बोलता है कि क्या तुम जेलस हो रही हो? तो यूनचा बोलती है नहीं। तभी जीकी यूनचा के पास आने लगता है। इसे देखकर यूनचा बोलती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और वो यूनचा के पास आकर वहाँ काउच से ब्लैंकेट उठा लेता है और यूनचा से बोलता है कि सीलन इतने इजीली गिव अप नहीं करेगी। तभी सीलन दोबारा उनका डोर नॉक करती है जहाँ वो उनके लिए स्वीट्स लाई होती है। वहीं यूनचा से स्वीट लेकर गेट वहीं बंद कर देती है। अब भी उसके अंदर जाते थोड़ी देरी होती है। सीलन तभी दोबारा नॉक करती है और इस बारी वो फ्लावर्स लेकर जाती है और सीलन उनकी डेट खराब करने के लिए बार बार किसी न किसी एक्सक्यूज से उनका डोर नॉक करती है। वहीं यूनचा जीकी से बोलती है कि अगर ये सब सारी रात चलता रहा तो हम तो फिर सो ही नहीं पाएंगे। और तभी वो जीकी के पास आने लगती है और थोड़ा अपना अपीयरेंस भी खराब कर लेती है सीलन को विश्वास दिलाने के लिए कि वो दोनों काफी क्लोज हैं। अब वेट्रेस फिर से डोर नॉक करती है तो ये दोनों दोबारा गेट खोलते हैं। तो यूनचा वेट्रेस के सामने ही बोलती है कि तुमने ये सब क्यों मंगवा लिया, ये तो कितना एम्बैरेसिंग है। यही ड्रामा करते हुए वो दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं जहाँ दूर से सीलन इन्हें देख रही होती है और वो गुस्से में अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेती है। वहीं यूनचा भी सीलन को देख रही होती है। अब जैसे वो मुड़ती है जीकी उसके पास आने लगता है और वो बोलता है कि तुम बहुत अच्छी हो, जहाँ यूनचा बोलती है कि अब हमें सोना चाहिए और जीकी यूनचा को ऐसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। अब अगली सुबह जब ये दोनों साथ ऑफिस आते हैं तो यूनचा बोलती है कि मैं पहले जाऊंगी और तुम मुझसे 10 मिनट लेट आना। तो जीकी बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, जिसका जवाब देते हुए यूनचा बोलती है कि हमारा ऐसे ही जाना ठीक है ताकि हमारे कलीग्स को कोई गलत फहमी ना हो जाए। तो जीकी बोलता है कि उनको भला क्या गलत फहमी होगी और तुम ही ने तो कहा था कि हम बॉस और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में हैं। अब यूनचा कुछ कहती है लेकिन फिर रुक जाती है। तभी जीकी बोलता है कि मैं समझ गया हूँ, तुम अपनी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ को अलग रखना चाहती हो और तुम नहीं चाहती कि कंपनी को लोग तुम्हारे बारे में बातें करें और मैं तुम्हारे साथ पूरा कोऑपरेट करूंगा। तो यूनचा बोलती है कि मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये कहकर वो गाड़ी से उतरकर वहाँ से चली जाती है। अब मीटिंग के दौरान जीकी सबको बता रहा होता है कि उसकी और हिल कैपिटल की पार्टनरशिप कैसे फाइनल हो गई है और वो यूनचा से बोलता है कि तुम सही समय पर ये अनाउंस करवा दो कि हम क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर अपनी रिसर्च दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। यूनचा कहती है कि ठीक है। अब वही जीकी R&D डिपार्टमेंट से बोलता है कि इस काम के लिए तुम्हें जल्द से जल्द नया स्टाफ हायर करना होगा। अब जीकी बोलता है क्योंकि अब क्वांटम एंटेंगलमेंट की थ्योरी वेरीफाई हो गई है, इसका मतलब ये है कि हमारे प्रोजेक्ट की कामयाबी के भी चांसेस दुगने हो गए हैं। और वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में और भी बातें करने लगता है। वहीं यूनचा अपनी घड़ी में बार बार टाइम देख रही होती है, जहाँ वो देखती है कि 12 बजने वाले होते हैं और उसके पास फ्यूचर की जीकी का कॉल इसी टाइम आता है और वो जीकी से बोलती है कि मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा, जहाँ जीकी उसे जाने की परमिशन दे देता है। जहाँ यूनचा वहाँ से चली जाती है, वहीं वो देख रही होती है कि 12 बज गए लेकिन उसके पास अभी तक कॉल नहीं आई। जहाँ वो सोच रही होती है कि क्या उस इंसान को कुछ हो गया है क्योंकि इतने दिन हो गए लेकिन उसकी एक भी कॉल नहीं आई। तभी यूनचा को पेशेंट का मैसेज आता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इस वीकेंड के लिए कुछ टाइम है और मुझे तुमसे उसी बारे में बात करनी है जो हमने ब्लाइंड डेट पर करी थी। तो वो बोलता है कि हम दोनों मैडम सन के वॉन्टेड शॉप पे मिल सकते हैं और वो बोलता है लेकिन अगर तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं। तो यूनचा बोलती है नहीं, वैसे भी मैं दोपहर में उनकी ग्रैंड डॉटर को गिफ्ट देने के लिए जाऊंगी। जहाँ यूनचा यही सोच रही होती है कि उसके पास अब फ्यूचर के जीकी की कॉल क्यों नहीं आती है और वो अपने घर पर भी आके यही सेम बात सोच रही होती है।
अब यूनचा को याद आता है कि जीकी ने उसे बताया था कि सीसीटीवी की फुटेज रिकवर हो गई है और इन सब के पीछे जोवई का ही हाथ था। तो यूनचा बोलती है हाँ, पहले उसने मुझे होटल में पूल में धक्का दिया और वो फिर भागकर वहाँ से मेरे घर पर आया, लेकिन वहाँ होटल की फ्लावर्स की स्मेल उसके कपड़ों में थी, जिसकी वजह से मैं अपने घर पर आई तो मुझे आते ही छींक आई, लेकिन क्योंकि वो स्मेल ज्यादा तेज नहीं थी इसलिए कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ। तो जीकी कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि वो तुम्हारे ऊपर क्यों अटैक करता है, और ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे वो तुम्हारे घर पे भी कुछ तलाश कर रहा था। और वो बोलती है कि यही बात तो मैं भी नहीं समझ पा रही कि वो क्या तलाश करने की कोशिश कर रहा है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ वो सोचती है कि कहीं जोवई वो डुअल स्पेस फोन तो नहीं ढूंढ रहा है। तभी जीकी यूनचा का गेट नॉक करता है और पूछता है क्या तुम सो गई हो। तो यूनचा बोलती है नहीं, और वो फोन बेड के अंदर रख देती है। और जब ये उठने लगती है तो गलती से उससे ग्लास नीचे गिर जाता है। तो जीकी पूछता है यूनचा से कि क्या हुआ। तो यूनचा बोलती है कि कुछ नहीं हुआ। तभी जीकी जल्दी से उसके रूम में आ जाता है और देखता है कि यूनचा के पैरों में एक कांच का टुकड़ा लग गया है, और वो ये देख के जल्दी से यूनचा की चोट को देखने लगता है। तो यूनचा बोलती है कि चोट तो मुझे बहुत हल्की सी आई है, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारा कारपेट गंदा हो गया है। तो वो कहता है कि इस कारपेट की कोई वैल्यू नहीं है। वो उसको वहाँ से उठाता है और नीचे बैंडेज करने के लिए लेकर जाता है। वो उसको कुछ कहने का भी मौका नहीं देता और डायरेक्ट उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। अब यूनचा मैडम सन से मिलने आती है, जहाँ मैडम सन उसे देखकर बहुत खुश होती है। तो यूनचा पूछती है कि आपकी पोती कहाँ है। तो मैडम सन बोलती है कि वह सुबह से खेल रही थी इसलिए अभी सो गई है। और वो यूनचा से पूछती है कि क्या तुमने खाना खाया, जिसका जवाब देते यूनचा बोलती है कि नहीं, और वो बोलती है कि मैं पेशेंट के साथ खाना खाने वाली हूँ। तो मैडम सन बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी पसंद का कुछ प्रिपेयर करती हूँ। इतने में मैडम सन की ग्रैंड डॉटर के रोने की आवाज आने लगती है। अब ये उसको देखने जाने ही वाली होती है, तभी यूनचा उन्हें पीछे से रोककर बोलती है कि मैं आपकी पोती के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। अब मैडम सनी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है, पर फिर भी उनसे उन्हें फोर्स करके दे ही देती है। अब वो आज भी टाइम देखते हुए सोच रही होती है कि 12 बज गए हैं। तभी उसके डुअल स्पेस फोन पर कॉल आ जाती है, जिसे उठाती वो बोलती है कि तुमने मुझे इतने दिनों से कॉल क्यों नहीं करी, क्या तुम्हें कुछ हो गया है। तो फ्यूचर वाला जीकी बोलता है कि एक प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो यूनचा बोलती है कि तुमने मुझसे कहा था कि मुझे अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए और मुझे जीकी के साथ ही रहना चाहिए, और तुमने कई बार मुझे बोला है कि मुझे खतरे से दूर रहना चाहिए जैसे मुझे कुछ होने वाला है। और तुम्हारी बातें सुनकर लगता है जैसे तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो और मेरे हमेशा ही साथ रहे हो। आखिर में तुम हो कौन। अब जीकी अपने पुराने फ्लैट में खड़ा होता है और ये बाहर बालकनी में आता है और जीकी को उसी फ्लैट का एड्रेस बताता है, जो सुनकर यूनचा शॉक हो जाती है और वो जल्दी से भाग के अपने घर के सामने आके खड़ी हो जाती है। और उस फ्लैट को देखते हुए यूनचा बोलती है क्या ये तुम हो। अब पास की मेमोरीज दिखाई जाती है, जहाँ यूनचा जब एक दिन अपने स्कूल से घर वापस आ रही होती है तो वो देखती है कि एक लड़का फ्लैट में जा रहा होता है, जिसको देखकर वो सोचती है कि ये तो अंकल हंग का बेटा होगा। इतने में कर्ज लेने वाले यूनचा के पीछे आ जाते हैं। तो यूनचा जल्दी से भागकर जीकी के गेट का दरवाजा नॉक करती है और बोलती है कि मॉम डैड मैं घर वापस आ गई हूँ। तो पीछे से कर्ज लेने वाले कहते हैं कि हमें पता है कि तुम अकेली रहती हो। तो यूनचा बोलती है नहीं, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ और यहाँ मेरा बड़ा भाई भी साथ रहता है मेरे। तो वो कर्ज लेने वाले कहते हैं तुम ऐसे ही कहानियां बनाती रहो, आखिर हम भी यही देखना चाहते हैं कि तुम्हारा बड़ा भाई कौन है। तभी यूनचा जल्दी से ब्रदर कह के दरवाजा खोलने को कहती है। तो जीकी अंदर से गेट खोल देता है और बोलता है कि अगर तुम अगली बार अपनी चाबियां भूली तो तुम्हें घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो यूनचा बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई हूँ, और ये कहते हुए वह घर के अंदर घुस जाती है। अब यूनचा इसे पहचान लेती है कि ये वही अंकल हंग का बेटा है और वो पूछती है कि तुम अभी कौन से टाइम में हो और क्या तुम हमेशा ही मेरे साथ थे। तो जीकी बोलता है नहीं, और वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट की बात तुम्हें कभी नहीं देखा। तभी उन दोनों का फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और अलग टाइमलाइन में ये दोनों सेम ही बात सोच रहे होते हैं कि इनकी कॉल फिर से डिस्कनेक्ट हो गई। अब जीकी यहाँ सोच ही रहा होता है और बोलता है कि यूनचा मुझे माफ कर दो, पर मेरे पास अभी यही रास्ता है जिनसे मैं तुम्हें उन टाइम्स के लिए कंपनसेट कर सकता हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ मिस कर दिए हैं। यहाँ फोन करते ही यूनचा भी बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे पास का टाइम याद आने लगता है, जहाँ यूनचा जीकी से बोलती है कि मुझे पता है तुम अंकल हंग के बेटे हो, पर क्या अंकल हंग तुम्हारे साथ नहीं आए। और जिसकी बात का जवाब दिए बिना ही जीकी वहाँ से चला जाता है। अब यूनचा वहाँ पे एक मेडिसिन देख लेती है, जिसे देखकर वो बोलती है ये तो स्लीपिंग पिल्स है। अब आधी रात को जब यूनचा की नींद खुलती है तो वो जीकी से पूछती है कि क्या तुम सो रहे हो। तो जीकी बोलता है कि तुम्हें बस अपने काम से काम रखना चाहिए। अब अगले दिन यूनचा बोलती है कि क्या तुम मेरे टीचर से कॉल करके मेरे लिए आज की छुट्टी ले सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कर्ज लेने वाले आज भी मेरे घर के सामने खड़े होंगे। तो जीकी यूनचा की ये बात मान लेता है और टीचर से भी बात कर लेता है। रात को
यूनचा जीकी से बोलती है कि मुझे रात को अकेले घर रहने में डर लगता है, तो क्या मैं यहाँ एक रात के लिए और रुक सकती हूँ। तो जीकी ये बात भी यूनचा की मान लेता है। तो वो जीकी से बोलती है कि मुझे भूख लग रही है, तो वो यूनचा के लिए कुछ बनाने के लिए चला जाता है। तभी यूनचा उसकी सारी टैबलेट्स अपने बैग में डाल लेती है और उसकी दवाई के डब्बे में वो बहुत सारी स्ट्रिप्स डाल देती है जिसमें उसने कुछ लिखा होता है, और वो उसके दवाई के डब्बे को वहीं रख देती है जहाँ पर ये पहले होती है। अब अगली सुबह यूनचा जाने से पहले जीकी से बोलती है कि आज मेरा एग्जाम है और अगर मैं आने में लेट हो गई तो क्या तुम मेरे लिए चाबी यहाँ मेल बॉक्स के पीछे रख दोगे, और तुम प्लीज ऐसा कर देना क्योंकि मुझे अभी भी अकेले घर रहने में डर लगता है। प्रेजेंट की यूनचा ये सब बातें सोच के बहुत इमोशनल हो जाती है और वो सोचती है कि बिग ब्रदर को सब मालूम है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है और वो जरूर मेरे आसपास ही है, पर मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि वो कौन है। इतने में यूनचा देखती है कि पेशन आ गया है, जिसे देखकर यूनचा भी पेशन के पास मैडम सुन की शॉप में आ जाती है। पेशन यूनचा से कहता है कि तुम्हें मेरी वजह से यहाँ आना पड़ा, इसलिए मुझे माफ कर दो, पर एक्चुअल में मेरी फैमिली मुझे फोर्स कर रही है, इसलिए मुझे तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ रहा है उनसे बचने के लिए। तो यूनचा कहती है कोई बात नहीं, मैंने वैसे भी तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो पेशन बोलता है कि हम मिल रहे हैं, इस बात से कहीं मिस्टर भाई तो अपसेट नहीं हो जाएंगे। तो यूनचा जीकी के बारे में सोचकर बोलती है कि मुझे लगता है उसे पता लगेगा तो उसे बुरा लगेगा। तभी मैडम सुन उनका खाना लेकर आ जाती है। तो पेशन बोलता है कि अगली बार तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मैं अपनी फैमिली को सब कुछ सच सच बताने वाला हूँ कि मैं किस लड़की को पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें दोबारा तंग भी नहीं करूंगा। तो यूनचा इसे कांग्रेचुलेट करती है। तो पेशन जीकी और यूनचा के रिलेशनशिप के लिए भी उसे कांग्रेचुलेट करता है। तभी यूनचा पेशन से पूछती है कि क्या तुम यहाँ वॉन्टन्स खाने के लिए अक्सर आते रहते हो, जिसका जवाब देते हुए पेशन बोलता है कि अक्सर तो नहीं, लेकिन मैंने बहुत टाइम पहले यहाँ के वॉन्टन्स खाए थे। तो यूनचा बोलती है कि मुझे तो मैडम सन के वॉन्टन्स बचपन से ही पसंद है और मैं इन्हें बचपन से ही खाती आ रही हूँ। तो पेशन बोलता है कि अब हम बहुत जल्दी कलीग्स होंगे क्योंकि मैंने R&D डिपार्टमेंट में अपने ट्रांसफर की एप्लीकेशन दी थी और वो एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। ये सुनकर यूनचा खुश होती है और उससे पूछती है कि पर तुमने अपना अचानक ट्रांसफर क्यों करवाया। तो पेशन बोलता है कि मैं जिसे पसंद करता हूँ मैं चाहता हूँ वो मुझे एक्नॉलेज करे और जब मैं बेहतर हो जाऊंगा तो मैं उसे प्रपोज कर दूंगा। तो यूनचा बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए विश करती हूँ कि तुम बहुत जल्द कामयाब हो जाओ। अब यूनचा यहाँ यही सोचने लगती है कि उसका बिग ब्रदर कौन हो सकता है और हम देखते हैं जहाँ सिंगनेन वैजीकी से बोल रहा होता है कि पुलिस को जो तुम पे शक था वो फाइनली खत्म हो गया है और तुम्हें मुझे इन सब के बारे में बता देना चाहिए था, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। जहाँ जीकी बोलता है कि मुझे भी यूनचा की बहुत चिंता हो रही है। इतने में वहाँ एक डिलीवरी मैन आता है जो कि एक फोटो फ्रेम देकर उन्हें चला जाता है और जब ये दोनों इस फोटो को देखते हैं तो वो वैजीकी और यूनचा की वेडिंग फोटोग्राफ होती है। ये देख के सिंगनेन हैरान हो जाता है और वो वैजीकी से पूछता है कि तुमने और यूनचा ने वेडिंग फोटोज कब ली। अब ये देखकर वैजीकी को भी 2024 के वो सीन्स याद आने लगते हैं जिसमें वो दोनों वेडिंग फोटो शूट करवा रहे हैं और वो बोलता है कि ये फोटो शूट 2024 में वैजीकी और यूनचा ने करवाया था। जहाँ वो बहुत ही हैरान होता है कि उसकी मेमोरीज धीरे धीरे चेंज हो रही थी और वो उठकर ही बोलता है कि मुझे इनसे बहुत जलन हो रही है। और जीकी सिंगनेन से बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं पास को क्यों चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि यही वो सारी चीजें हैं जो मैंने यूनचा के साथ मिस कर दी है और मैं ये सारी चीजें यूनचा के साथ एक्सपीरियंस नहीं कर पाया हूँ। लेकिन पास में जीकी को यूनचा के साथ इतना खुश देखकर मुझे उस जीकी से जलन हो रही है। ये बातें कहते हुए वो रो भी रहा होता है और वो सिंगनेन से फिर बोलता है कि मैंने अपने डैड की डेथ की सच्चाई जानने के लिए यूनचा को खुद से बहुत दूर कर दिया और उसके बाद मैंने यूनचा की डेड बॉडी देखी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा जब वो चली गई थी तो वो मेरी एंगेजमेंट पार्टी में वापस क्यों आई और बिना किसी वजह से उसकी डेथ कैसे हो गई वहाँ पर। ये सब मेरी गलती थी और उसकी डेथ भी मेरी वजह से ही हुई है। सिंगनेन जीकी से कहता है कि तुम खुद को दोष मत दो और वो उस फोटो को देख के कहता है कि मैं पास्ट को रिपीट नहीं होने दूंगा और मैं यूनचा को बचा के ही रहूंगा। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ नीनिंग जीकी के पास आई होती है और उससे बोलती है कि मैंने कंपनी की न्यू ब्रांच के लिए न्यू कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं, तो एक बार इनकी लिस्ट देख लो। जिन्हें जीकी देखता है तो उसमें उसे पैशन की भी फाइल मिलती है जिसे देखकर वो बोलता है कि ये हर जगह क्यों आ जाता है। तो नीनिंग बोलती है कि पैशन आजकल ज्यादा ही यूनचा के कांटेक्ट में है और मैंने कुछ दिन पहले इन दोनों को साथ में खाना खाते हुए भी देखा था। तो जीकी बोलता है कि तुम अभी इसे इग्नोर करो, अभी हमारी मेन प्रायोरिटी जोवई है। तो नीनिंग कहती है कि अगले हफ्ते हम लोग कंपनी के न्यू प्रोजेक्ट के बारे में अनाउंस करने वाले हैं और हम इस मौके का फायदा उठाकर उसको बाहर आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो जीकी बोलता है कि ये सब मैं उस ब्रांच में करवाना चाहता हूँ जहाँ मेरे डैड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। वो ब्रांच एक सुनसान इलाके में है और मुझे पूरा विश्वास है कि जोवई इतने अच्छे मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देगा और फिर हमें ये भी पता चल जाएगा कि जोवई के पीछे कौन है जो उसको सपोर्ट कर रहा है।
निनिंग बोलती है कि मुझे तो इस बात का डर है कि यूनचा को अगर इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तो जीकी बोलता है कि हम उसको बताने के बाद ही पब्लिक में ये बात अनाउंस करेंगे और इस बारे में उसको सब कुछ बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। नेक्स्ट सीन में हम यूनचा को देखते हैं जो कि यही पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि उसका बिग ब्रदर कौन हो सकता है जिसके साथ उसने बचपन में इतना टाइम स्पेंड करा। और वो चिट्स पर नाम लिख रही होती है जिसमें वो जीकी का भी नाम लिखती है, पर वो बोलती है कि नहीं ये नहीं हो सकता। और वो पेशेंट का नाम लिखती है और बोलती है कि हाँ ये हो सकता है। और वो बोलती है कि शायद पेशेंट ही उसका बिग ब्रदर है। इतने में जीकी वहाँ आ जाता है और वो यूनचा को ऐसा करते हुए देखकर पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। उसको आता हुआ देखकर यूनचा सारे अपने चिट्स उठाकर रख लेती है, पर वहाँ पे एक चिट रह जाती है। लेकिन जीकी एक स्टिकी नोट उठाकर उस पर अपना नाम देखता है तो वो बोलता है कि क्या तुम चुपके से मेरा नाम लिख रही थी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम पे कोई कॉपीराइट का चार्ज नहीं लगाऊंगा। तो यूनचा बोलती है कि मैंने सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं लिखा। इससे जीकी पूछता है कि तुमने और किस किस का नाम लिखा है। वो देखने की कोशिश करता है लेकिन यूनचा उसे नहीं दिखाती। तो जीकी बोलता है कि तुमने मेरे नाम के आगे क्रॉस क्यों लगा रखा है, क्या मैं इतना बुरा हूँ? और अगर मैंने कुछ अच्छे से नहीं किया तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसको इम्प्रूव करूँ। तो यूनचा बोलती है कि तुम अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, मुझे कोई शिकायत नहीं है और मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं लिख रही थी। और अगर हम नोट के एंगल को चेंज कर ले तो हमें ये क्रॉस दिखाई भी नहीं देगा। तो जीकी उस स्टिकी नोट पे अपने नाम के साथ यूनचा का भी नाम लिख देता है, जिसे देखकर जीकी बहुत ही खुश होता है और हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों साथ ऑफिस आते हैं, जहाँ गाड़ी से उतरने से पहले जीकी यूनचा से पूछता है कि क्या आज हम दोनों साथ में डिनर करें। तो यूनचा बोलती है कि ठीक है, आज हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब यूनचा के जाने के बाद जीकी मैडम सन के वॉन्टन शॉप के मेन्यू को देख रहा होता है। अब यूनचा जब अपने ऑफिस में आती है तो जीकी ने उसे वॉन्टन्स भिजवाए होते हैं मैडम सन के शॉप से, जिसे देखकर यूनचा खुश होती है और सोचती है कि ये वॉन्टन्स यहाँ पे किसने भिजवाए होंगे। इतने में ही वहाँ पेशेंट आ जाता है, जहाँ यूनचा पेशेंट को देखकर उसको एमयू ग्रुप में वेलकम करती है। तो पेशेंट उससे बोलता है कि मैं यहाँ पे न्यू हूँ और मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानता, और क्योंकि मेरा यहाँ पे नया नया ट्रांसफर हुआ है तो मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहता हूँ। तो यूनचा बोलती है डिनर पर हम जा सकते हैं लेकिन उसकी ट्रीट मैं तुम्हें दूंगी। तो पेशेंट बोलता है मैंने आज रात के लिए एक न्यू हॉटपॉट रेस्टोरेंट देखा है। ये सुनकर यूनचा बोलती है कि आज रात नहीं, आज के तो मेरे प्लान्स हैं। तो पेशेंट बोलता है कोई बात नहीं, हम फिर कभी चले जाएंगे। अब यूनचा उन मॉन्टन्स को देख के सोचती है कि ये पेशेंट ने भिजवाए हैं और खुद से बोलती है क्या पेशेंट मेरा बिग ब्रदर हो सकता है। अब रात को डिनर में जीकी ने हॉटपॉट का सारा सामान रेडी कर लिया होता है, जिसको देखकर यूनचा जीकी से पूछती है कि क्या तुमने ये सारी चीजें खुद करी हैं। तो जीकी बोलता है क्या हुआ, तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया? तुम्हें जो पसंद नहीं आया मैं उसको चेंज कर दूंगा। तो यूनचा बोलती है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि हमें जल्दी से खाना शुरू करना चाहिए। तभी जीकी यूनचा से पूछता है कि आज तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है? तो यूनचा बोलती है कि आज मेरी मुलाकात एक बहुत पुराने दोस्त से हुई है जिससे मेरा कॉन्टेक्ट खत्म हो गया था। ये सुनकर जीकी खुद में ही सोचता है कि क्या मैडम सन के वॉन्टन से यूनचा को सब कुछ याद आ गया है, और वो बहुत खुश होता है। तो जीकी बोलता है कि अगर तुम इतने टाइम बाद मिले हो तो तुम दोनों को एक दूसरे से ज्यादा बात करनी चाहिए। तो यूनचा बोलती है कि लेकिन मैं अभी 100% श्योर नहीं हूँ कि ये वही है, पर आज उसने मेरे लिए लंच ऑर्डर किया था। ये सुनकर जीकी बहुत ही खुश हो रहा होता है। तभी यूनचा बोलती है कि वो खाना मेरे और उसके लिए बहुत मैटर करता है। ये सुनकर जीकी सोचता है कि मतलब मैं यूनचा को याद हूँ। फिर यूनचा कहती है कि जब मैं ऊपर काम कर रही थी तो तुम्हारी चिड़िया कोई आवाज नहीं निकाल रही थी, क्या उसकी तबीयत खराब है? तो जीकी सोचता है कि यूनचा को अब उस बर्ड की भी चिंता हो रही है, इसका मतलब है उससे सब कुछ याद आ गया है। वो बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, उसके साथ कभी कभी ऐसा होता है। और वो उससे पूछता है कि क्या तुम कल के लिए फ्री हो? तो यूनचा बोलती है हाँ। तो जीकी बोलता है कि कल मेरी मीटिंग है इसलिए मैं थोड़ा बिजी रहूंगा, तो क्या तुम मेरी बर्ड को प्री ट्रीटमेंट के लिए उसे लेकर जा सकती हो पेट शॉप पर? तो यूनचा बोलती है कि ठीक है, और वो सोचता है कि मेरा प्लान काम कर रहा है। अब अगली सुबह जीकी बर्ड के पास आकर उसे सिखाने लगता है कि जब यूनचा तुम्हें बाहर लेकर जाएगी तो तुम्हें उसका नाम योनियन बुलाना है, ये जो कि उसका निकनेम है। और वो बर्ड से बोलता है कि तुम मेरे पीछे ही रिपीट करो योनियन, पर वो बर्ड रिपीट नहीं कर रहा होता है और उसके शब्द ही बार बार बोल रहा होता है। इसे देखकर जीकी बोलता है कि ये कितना बेवकूफ बर्ड है, जिसे सुनकर वो बर्ड भी बार बार जीकी को बेवकूफ बेवकूफ कहने लगता है। ये सुनकर जीकी बहुत ही गुस्सा होने लगता है। तभी वहाँ पे यूनचा आ जाती है और उसके पास आकर बोलती है कि तुम इस बर्ड के पास क्या कर रहे हो? तो जीकी बोलता है कि मैं उसको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा था। तो वो उसको बोलती है कि मैं शावर लेने के बाद इसको बाहर लेकर जाऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जाते हुए जीकी उस बर्ड से बोलता है कि तुम यूनचा को योनियन ही कहना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब जीकी उस बर्ड को बाहर लेकर आता है और उसको सिखाता है, लेकिन वो बर्ड योनियन को छोड़कर सब कुछ रिपीट करता है। पर जीकी उससे बोलता है कि अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। अब जीकी वो बर्ड यूनचा को दे देता है और उससे बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हुई तो मुझे कॉल कर देना। और वो बर्ड लेते ही यूनचा वहाँ से चली जाती है।
अब यूंजिया जीकी की बर्ड को ट्रीटमेंट के लिए लेकर आ जाती है। अब वो अपना पेट लेकर बाहर आती ही है, तभी पुलिस ऑफिसर उससे बोलता है कि तुम्हें अपनी कार सही जगह पे पार्क करनी होगी। अब यूंजिया वो बर्ड वहीं छोड़कर कार को पार्क करने चली जाती है। तभी पेइसन वहाँ आता है और वो उस बर्ड के साथ खेलने की कोशिश करता है। अब यूंजिया पेइसन को देख के हैरान होती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो पेइसन बोलता है कि क्या ये पैरेट तुम्हारा है। तो यूंजिया बोलती है हाँ, और वो बर्ड वही बेवकूफ बेवकूफ रिपीट कर रहा होता है। तो पेइसन उससे बोलता है कि तुम्हें अपने मालिक से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। और फिर वो यूंजिया से बोलता है कि मेरे पास भी एक ऐसा ही पैरेट है और मैं यहाँ पर उसके लिए खाना लेने आया हूँ। तो यूंजिया पेइसन से बोलती है कि मैं भी यहाँ इसको ट्रीटमेंट के लिए लेकर आई हूँ, क्यों ना हम दोनों साथ ही अंदर चलें। इतने में ही ये पैरेट यूंजिया को यूनियन कह के बुलाने लगता है, जो सुनकर यूंजिया थोड़ा शॉक हो जाती है और वो पेइसन से पूछती है कि क्या तुमने इसे ये सिखाया है। तो पेइसन इससे बोलता है कि मैंने अभी इसको समझाया था, क्या पता इसी को सुनकर वो ये बोलने लगा हो। अब यूंजिया पेइसन से पूछने वाली होती है कि क्या वही उसका बिग ब्रदर है, लेकिन वो बोलते बोलते ही रुक जाती है। तो पेइसन बोलता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। तो यूंजिया बोलती कि कुछ नहीं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम खुद एक्सेप्ट कर लोगे। और पेइसन को उसकी बात ये समझ नहीं आती है। तो यूंजिया बोलती है कि अब हमें चलना चाहिए। अब वो दोनों साथ में अंदर जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम पेइसन को देखते हैं जो कि ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन दे रहा होता है और यूंजिया उसको ही दूर से देख रही होती है। तभी नीनिंग पीछे से यूंजिया के कंधे पर टैप करती है। तो वो अचानक से मुड़ के बोलती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो नीनिंग बोलती है कि क्या तुम इस बात से डर रही हो कि तुम जीकी के पीछे किसी और को देख रही हो, पर तुम फिक्र मत करो, मैं उसको कुछ नहीं बताऊंगी। तो यूंजिया बोलती है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मेरे और पेइसन के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो नीनिंग बोलती है कि फिर तुम इसको ऐसे यहाँ पर खड़े होकर क्यों देख रही हो। तो यूंजिया बोलती है कि मुझे इसके एक्शन देखकर लगता है कि जैसे मैं इसे बहुत पहले से ही जानती हूँ और ये वही लड़का है, पर फिर मुझे लगता है कि ये वो नहीं है। अब नीनिंग अपने मन में ही कहती है कि क्या यूंजिया को सब याद आ गया है। फिर यूंजिया बोलती है कि वैसे भी जैसा तुम सोच रही हो वैसा हमारे बीच कुछ नहीं है और जीकी का इन सबसे कोई ताल्लुक नहीं है और हमारा रिलेशनशिप तो फेक है। तभी यूंजिया उसको टैप देती है और बोलती है ये ओपनिंग सेरेमनी की सारी डिटेल्स हैं, तुम एक बार इन्हें खुद से चेक कर लो। तो नीनिंग बोलती है कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सीलिन भी हिल कैपिटल की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में आना चाहती है, जिसका नाम सुनकर यूंजिया अपसेट हो जाती है। तो नीनिंग बोलती है कि क्या तुम जेलस फील कर रही हो। तो यूंजिया बोलती है कि मैं भला सीलिन से क्यों जेलस होंगी। तो नीनिंग बोलती है तुम मुझे इतना एक्सप्लेन मत करो, वरना मुझे पूरा ही विश्वास हो जाएगा तुम पे कि तुम जेलस फील कर रही हो। और नीनिंग बोलती है कि जीकी भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सीलिन हिल कैपिटल के ओनर की बेटी है, इसीलिए जीकी को ये बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन तुम्ही ने तो अभी कहा कि तुम दोनों सिर्फ एक फेक रिलेशनशिप में हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम माइंड करोगी। ये सुनकर यूंजिया स्माइल करने लगती है। अब नीनिंग वहाँ से चली जाती है, वो सीकुन के साथ ही डिनर करेगा। अब यूंजिया कंपनी से बाहर जा ही रही होती है, तभी वो बाहर सीलिन को देखती है जो कि जीकी को पिक करने आई हुई होती है। उन दोनों को साथ में देखकर यूंजिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे लगता है कि जीकी ने उसके साथ झूठ बोला है कि वह सीकुन के साथ डिनर कर रहा है, जबकि वह सीलिन के साथ डिनर करने जा रहा है। अब यूंजिया जब घर पर आती है तो वो देखती है कि वो पैरेट पिंजरे से बाहर आ गया और उसने बहुत ही कूड़ा कर दिया होता है घर में। वो ये सब साफ करने लगती है, तभी जीकी वहाँ आ जाता है और वो यूंजिया को वहाँ देखकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिसका जवाब यूंजिया नहीं देती है। तो जीकी पूछता है कि क्या तुमने खाना खा लिया है। तो यूंजिया बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो जीकी बोलता है कि तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी, मैंने तो तुम्हें बताया था ना कि मैं सीकुन के साथ डिनर करने जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो यूंजिया बोलती है कि क्या तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहते हो। तो जीकी बोलता है कि मैंने सीकुन के साथ डिनर के टाइम अपनी पार्टनरशिप के बारे में बात करी है। तो यूंजिया बोलती है कि बस इतना ही, क्या तुम इसमें कुछ और ऐड नहीं करना चाहते हो। तो यूंजिया बोलती है कि तुम सीकुन के साथ डिनर करने गए थे, लेकिन वहाँ पे सीलन भी थी ना। ये सुनकर जीकी मुस्कुराने लगता है और वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि सीलन भी वहाँ थी। तो यूंजिया बोलती है कि तुम सीकुन के साथ डिनर करने जा रहे हो तो तुम्हारे बचपन की दोस्त वहाँ कैसे नहीं होगी। तो जीकी बोलता है कि हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी एक बचपन की दोस्त जरूर है। तो यूंजिया बोलती है कि हाँ, मुझे पता है कि सबके बचपन के दोस्त होते हैं और मेरा भी एक दोस्त है। और क्या तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें अपने दोस्त के बारे में बताया भी था और उसने मेरे लिए खाना भी ऑर्डर किया था। वो हमारी कंपनी में ही काम करता है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं और वो मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है और हम दोनों की एक स्टोरी भी है। ये बातें सुनकर जीकी बहुत ही खुश होता है और वो बोलता है कि क्या तुम अपने दोस्त के साथ दोबारा नहीं मिलना चाहोगी। तो यूंजिया बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने और पेइसन ने अच्छे से बात नहीं करी। ये सुनकर जीकी शॉक हो जाता है, बोलता है कौन। तो यूंजिया बोलती है कि R&D में एक नया एम्प्लॉय आया है, उसका नाम पेइसन है। और वो बोलती है कि अगली बार जब तुम फ्री हो तो तुम अपने दोस्त के साथ ही जाकर
डिनर करना और मैं भी अपने दोस्त के साथ ही जाऊंगी। और ये बोलकर यूनचा अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ जीकी पेइसन का नाम सुनकर बहुत हैरान हो रहा होता है। दूसरी तरफ यूनचा अपने रूम में आकर खुद से ही कहने लगती है कि जीकी ने सिर्फ सीलियन के साथ डिनर ही तो किया, मुझे उससे इतनी सारी बातें नहीं कहनी चाहिए थी और मुझे पेइसन का नाम भी नहीं लेना चाहिए था। अभी तो मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ कि पेइसन ही मेरा बिग ब्रदर है। अब वही उसके हाथ में रिकॉर्डर भी होता है जिसको देखकर वो बोलती है कि ये अभी तक क्यों ऑन है, और वो उस रिकॉर्डिंग को सुनने लगती है जिसमें वो जीकी की भी आवाज सुनती है, जिसमें जीकी उस पैरट को सिखा रहा होता है कि जब तुम्हें यूनचा बाहर लेकर जाएगी तो तुम्हें उसे योन योन कह के बुलाना है, ये उसका बचपन का निकनेम है। ये सुनकर यूनचा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और यूनचा को सारी पास की मेमोरीज याद आने लगती हैं। जैसे जब वो पहली बार जीकी से मिली थी तो जीकी ने उससे बोला था कि मैंने तुम्हारा बहुत लंबे टाइम से इंतजार किया है, और जीकी ने कार एक्सीडेंट में भी बिना कुछ सोचे समझे उसकी जान बचाई थी। और पेट शॉप में भी जीकी ने उस बर्ड को देखकर यूनचा को बार बार याद दिलाने की कोशिश करी थी और उससे पूछ भी रहा था कि क्या तुम्हें ये पैरट देखा देखा सा नहीं लग रहा। ये सुनकर यूनचा बहुत रोने लगती है और उसको बहुत बुरा लगता है कि कैसे जीकी उसको बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यूनचा ये कभी समझ ही नहीं पाई और उसको कभी एहसास भी नहीं हुआ कि उसका बिग ब्रदर जीकी ही हो सकता है। और वो खुद से बोलती है कि उसने मुझे खुद से भी कुछ बताया क्यों नहीं। तभी जीकी उसके गेट पर नॉक करता है और बोलता है कि जो कुछ भी हुआ मैं तुम्हें उसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो यूनचा गेट खोलकर कहती है कि तुम्हें क्या बात करनी है। जीकी बोलता है कि मैं सीकुन के साथ ही डिनर करने वाला था, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो मुझे पिक करने के लिए सीलियन को भेज देगा। तो यूनचा बोलती है कि मुझे पता है, तुमने मुझे पहले ही मैसेज में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, और अगर तुम्हें कोई और बात नहीं करनी तो मुझे जाना है क्योंकि मुझे अब नींद आ रही है। और वो दरवाजा बंद करने लगती है, पर जीकी उसको दरवाजा बंद करने से रोकता है और बोलता है कि सीलियन की वजह से मैं वहाँ से बहाना करके जल्दी वापस आ गया और मैंने कुछ खाया भी नहीं, और तुमने भी कुछ नहीं खाया, क्यों ना हम दोनों साथ में डिनर करें। और वो उसको देख के सोचती है तो तुम अभी भी मुझे सच नहीं बताओगे। अब यूनचा जीकी को अपने साथ मार्केट लेकर आती है और यहाँ पर वो जिन स्नैक्स को भी देखती है जीकी उन सभी स्नैक्स को बाय कर लेता है। अब यहाँ पर यूनचा जीकी के लिए एक शर्ट भी पसंद करती है, पर जीकी स्टॉल ओनर से बोलता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो यूनचा बोलती है नहीं, तुम्हें इसे ले लेना चाहिए। ये सुनकर जीकी सारी शर्ट्स खरीद लेता है। अब ये दोनों ही ये शर्ट्स पहन लेते हैं और यहाँ से गुजरते हुए स्ट्रीट फूड को एंजॉय करते हैं। तभी यहाँ पर इनकी एक आदमी से टक्कर हो जाती है जिसकी वजह से यूनचा का फोन नीचे गिरकर टूट जाता है और वो यूनचा को उसका फोन उठाकर देता है और उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है और वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। इतने में उनके पीछे से जोबई आता है जो कि इन दोनों को जाते हुए देख रहा होता है। अब जोबई यहाँ से जाते हुए किसी से फोन पे बात कर रहा होता है और वो बोलता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की डेट और वेन्यू सब कुछ डिसाइड हो गया है और मैं तुम्हारा काम भी कर दूंगा, लेकिन इसके बाद तुम मुझे सेफली यहाँ से भेज दोगे, क्योंकि जीकी को लगता है कि उसके डैड की मौत की वजह मैं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि उसके डैड की मौत से पहले वो तुमसे मिलने गए थे, और जहाँ तक बात है किसी को मारने की तो मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। ये कहकर वो फोन काट देता है और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है।